हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने BHMS किया, MD होम्योपैथिक फार्मेसी से किया है। ये अभी वर्तमान में PhD भी कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं। इनके बहुत सारे सेमिनार्स भी इन्होंने अटेंड किए, वर्कशॉप्स भी किए हैं। इनके आज का टॉपिक है ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी। सो डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया, आपका IFPH मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। नमस्ते। Shall I share my PPT, madam? Yes, sir, you can share. Okay, madam. Yes. Is it visible, madam? Yes, it's visible. Okay. First of all, I am very thankful to this platform for providing me this opportunity to explore my knowledge in front of others. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी के बारे में। तो जैसे अगर हम बात करें ड्रग की, तो हमारे फार्मेसी में नहीं, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी में और मेडिकल साइंस में हमें ये जानना काफी आवश्यक है कि ड्रग क्या है, क्योंकि ड्रग जो है हम उससे मेडिसिन बनाते, और वो जो मेडिसिन जब किसी बीमारी या किसी भी डिसीज या किसी इंडिविजुअल के लिए पर्टिकुलर होती है, देन इट इज सेड टू बी अ रेमेडी। तो आखिर ये ड्रग क्या है? तो ड्रग is a substance which is used to prevent or diagnose the symptom of disease or any pathological condition in the living entity. So generally drug वो सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बीमारी को रोकथाम या फिर उसको प्रिवेंट या प्रोफाइलैक्सिस या किसी भी एबनॉर्मल वाइटल डेविएशंस के लिए। वाइटल डेविएशन इसलिए बोला है बिकॉज इन आवर होम्योपैथी we always talk about the vitality of that living entity or the human being. That's why drug is those substances which has been used to prevent, prophylactic and diagnose that particular disease condition or the abnormal vitality. So it is also going to affect on the brain or any part of our body with all the feelings, thoughts, behavioral, mental changes, physical changes and the particular changes. तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी ड्रग है उसका जो इफेक्ट होता है वो हमें मेंटल ग्राउंड्स पे भी आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल ग्राउंड पे भी मिलेगा और पर्टिकुलर लेवल पर भी आपको उसके जो है इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो अल्टीमेटली इट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टी टू मेक द चेंजेस ऑन द मेंटल ग्राउंड, ऑन द फिजिकल ग्राउंड, on this basically the particular ground. So it is the drug substance. इसके अलावा अगर हम बात करें some other definition as per WHO, so generally drug is a chemical substance which cause the physiological changes, the psychological changes in the living entity and in any living organism. So generally ड्रग वो सब्सटेंस है जिसके कारण हमारी फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी जो है वो चेंज होती है। तो ड्रग जो है इट इज लाइक अ केमिकल सब्सटेंस because it is embodying and it is compensated with all the chemical compounds, either they are the primary metabolite and the secondary metabolite as per the Indian pharmacology, but they have all this chemical nature, all this substantial ground which has that affinity to make the changes over this. तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हमने इस स्लाइड में ड्रग को केमिकल सब्सटेंस क्यों कहा है। तो ड्रग को केमिकल सब्सटेंस इसलिए बोला है
क्योंकि उसमें वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे इंडियन फार्माकोलॉजी के हिसाब से, नॉट ओनली द इंडियन फार्माकोलॉजी बट ऑल्सो द इंटरनेशनल फार्माकोलॉजी, the pharmacology from other western country also, it is going to recommended or it is going to determine. So this is very important aspect to explain our drug, to explain this function, this uniqueness and the property of the drug as per the WHO or some other international platform. Now when we talk about the consumption of drug, जनरली हम फार्मेसी में इसको बोलते हैं फार्माकोनॉमी. फार्माकोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ फार्मेसी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which describe the various routes of drug administration. तो कंजम्पशन ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि हम जो भी ड्रग लेते हैं उसके कौन कौन से वेरियस रूट से, व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स थ्रू विच द मॉलिक्यूल ऑफ सच केमिकल एंटाइटी इज गोइंग टू एब्जॉर्ब इन आवर लिविंग बॉडी. सो व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स? तो वो जो डिफरेंट रूट्स है उसके बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे. तो जैसे आप पहले देख सकते हो, कंजम्पशन ऑफ ड्रग कैन बी वाया इनहेलेशन, जिसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी रूट. ऑल्फैक्टरी रूट का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को वेपराइज फॉर्म में जब हम इनहेल करते हैं थ्रू द नोज, थ्रू द नेजल कैविटी, आइदर इट इज राइट साइड और द लेफ्ट नोस्ट्रिल. So this route of administration or the consumption of drug is said to be the inhalation or the olfactory route. Generally, this type of route is recommended for those patients who are unconscious, who are generally in the case of coma, in which some central nervous system or the CNS may get involved. So this is very fastest route of drug administration. तो इनहेलेशन में हमने ये देखा कि ये जो रूट है इसमें हमें जो ड्रग का एक्शन है वो काफी ज्यादा फास्ट, या उसका जो हमारा अपीयरेंस या उसका जो मोड ऑफ एक्शन है पर्टिकुलर विसरा या ऑर्गन पे, वो आपको काफी कम इंटरवल में आपको इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा. सो दैट इज वेरी फास्ट एक्टिंग रूट, इनहेलेशन, ऑल्फैक्शन. जनरली अगर हमारे पास कोई ऐसी इमरजेंसी है, एक्यूट कंडीशन है कि सडनली अगर पेशेंट हमारे सामने कोलैप्स हो जाए या फेंट हो जाए या उसको कोई पर्टिकुलर एक्यूट इलनेस से सफर कर रहा है, तो वहां पे ये जो ऑल्फैक्टरी रूट है इट इज वन ऑफ द वेरी फास्ट एक्टिंग रूट. तो जनरली अगर हम इसके फार्माकोडायनेमिक एक्शन की बात करें तो ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये हमारे नोस्ट्रिल से आइदर लेफ्ट और राइट साइड, when it is enter in the nasal cavity, then it is going to act on the small ends of nervous tissue. So they are going to make a depolarization in the nerves. Generally when we talk about the nerves, there are two types of conducting system. One is the depolarization, another one is the repolarization. So in both the action there is a transmission of impulses. जनरली हम देखेंगे जो न्यूरॉन और नर्व है तो उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो आयंस है दे आर गोइंग टू ट्रांसफर अक्रॉस द सोडियम पोटेशियम पंप. सो व्हाई दिस एक्शन वी कैन से it is going to act and it is going to be involved in that particular sensitization of the nerves which is inside in our nasal cavity. So this is the olfactory and the inhalation route which is very useful and which is very important for the acute or any emergency. For example, when we talk about this coma and the deep unconsciousness, so this olfactory route is mostly recommended by any physician. Another is the injection. Now, what is this? Generally, as per the Indian pharmacology or the modern pharmacology, this is given in the pharmaconomy. But homeopathy में हम injection जो है उसके
पक्ष में कुछ हम इसमें जो है कमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे इसमें हम इंजेक्शन रूट जो है, जो हमारा इंट्रावीनस इंट्रा आर्टीरियल जो है, उस रूट को हम रिकमेंडेड नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे इसमें जो भी दवाइयां दी जाती है, दे ऑल आर आइदर द कंसंट्रेटेड विच इज मदर टिंचर or the ultra high dilutions which is based on the nanoparticles. So when we talk about these two different aspects of the homeopathic pharmacy, so they are not supposed to give via the any arterial or the blood vessels. That's why it is not recommended as per the homeopathic pharmacology. It is only it is going to adapted and explained by the modern pharmacology and the modern medicine, which is going to aspect and which is going to recommend that type of route, but it is not in our pathy. तो अगर आपसे या अगर हम इस चीज पे चर्चा करें कि क्या इंजेक्शन हमारे इसमें देना चाहिए, so I am not going to agree on that particular part, because the reason is, first, we are going to act on the holistic approach of any living entity. We are not going to treat any particular part. We are not going to treat any particular cell. We are not going to treat any particular tissue. We are not going to treat any particular, what we can say, the organ. So we are going to treat the person as a whole, the holistic approach in our homeopathy. That's why our preparation of medicine is ultra high dilutions. And when we talk about this, तो हम उसको blood vessels के through नहीं दे सकते हैं. Clear? So this is regarding with the injection. The third point is smoking. Generally, it is not like that cigarette or some other this part. It is regarding with the smoke. तो कई सारे ऐसे ड्रग्स है जिनको हीट करके, either direct or the indirect heating, we are going to convert this drug chemical substance in the volatile form. Then the vapor of this particular drug is going to inhale by this nasal cavity and the olfactory route. So this is the smoke. So this is another route of drug administration, but ultimately it comes under the olfactory route again. Another important consumption is the ingestion. Now, again, it is very controversial in our homeopathic pharmacy because ingestion is means when we are going to convert this complex into simple form. अगर हम किसी भी complex molecule को simple form में convert करते हैं, उसका assimilation होता है, उसका फार्माकोकाइनेटिक होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये सारी चीजें जो है आपको मॉडर्न फार्माकोलॉजी में देखने को मिलेगी. बट अगर हम बात करें हमारे इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी की, सो इट इज नॉट अगेन लाइक इंजेक्शन इन आवर फार्मेसी और द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. वी रिकमेंडेड द ओरल रूट. ओरल रूट में हम जनरली जो भी मेडिसिन पर्टिकुलरली टंग पे या बीनीथ द टंग अगर हम देते हैं, तो वहां पर उसका डाइजेशन नहीं होता है. That molecule and that higher ultra high dilution, that nanoparticles, that messenger, that molecule is going to absorb via the small pores inside the oral mucosa. So these are the just like oral route of drug administration. It is not just like to just drink to have the digestion in the stomach and to get assimilated in the small intestine and to transfer in the bloodstream. It is not like that. It is just like to have this oral cavity. It should be empty before 15 and 30 minutes before and after, so that the pH of this oral cavity maintain. And when we take this particular medicine, so that it not going to modifiable, that is easily absorbed via the pores of oral mucosa without any changes. तो इसलिए हम बोलते कि आपको जब भी दवाई लेना है
उसके 15-20 मिनट आपको आगे पीछे कुछ खाना पीना नहीं है। जनरली द रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ द pH वैल्यू. If you are drinking and taking any other meal within this time interval of the medicine part, so generally it may affect the drug property also. So that's why it is a very common sentence and the statement which is given by every physician, so that we can also recommend it and we can also use for that particular entity, and we can also have this particular knowledge. तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि इंजेक्शन यानी क्या. इसके बाद आप देखोगे एब्जॉर्प्शन थ्रू द पैचॉन ऑन द स्किन. जनरली इट इज रिलेटेड विद द स्किन. What is skin? It is the superficial, it is the major part in any living entity or the living organism. तो हमारे स्किन में जनरली 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस. तो हमारे स्किन पर जब हम लोकल एप्लीकेशन की बात करते हैं, जब हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं, चाहे वो आपका लोशन हो, ऑइंटमेंट हो, लिनीमेंट हो या ऑयल हो, तो these are medicated with some medicinal compounds, with some biomolecules, with some chemical compounds, or some other nanoparticles, or some other ingredients which are going to act on that particular surface area on the skin. तो जनरली ये हम जो है लोकल मेलेडीज या जो है पर्टिकुलर स्किन अफेक्शन में जो है इस रूट का इस्तेमाल करते हैं. जनरली अगर मैं बात करूं सोरियासिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, हर्पीस, सो ये सारी जितनी भी स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उनमें हम जो है लोकली वी आर गोइंग टू अप्लाई सम ऑयल, some medicated or unmedicated oil, or some mixed type of oil. So these are going to recommended. But as per the organon of medicine, when we are treating the deep acting medicine, so the external application may get affect this. तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है. बट जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ठंड में देखोगे स्किन ड्राई हो जाती है या आपको क्रैक्स मिलेंगे, तो ये सारी चीजें जो है आपको स्किन में ये जो एप्लीकेशन है वो काफी काम आता है. तो स्किन में जनरली हम जो ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक व्हीकल और बेस को लेते हैं, जैसे वैसलीन हो गया, या आपका बोल सकते हो व्हाइट पेट्रोलियम जेली, या आपका ऑयल हो गया, या आपका डिस्टिल वाटर हो गया. तो ये जो सारे व्हीकल है, इनके साथ मेडिसिन को मिक्स करके एक डिफाइनाइड ड्रग एंड व्हीकल के प्रपोर्शन में उसको प्रिपेयर किया जाता है एज पर द फार्माकोपिया गाइडलाइन, और फिर उसको जो है हम स्किन की सरफेस पे अप्लाई करते. सो जनरली दिस इज द बेसिक लोकल एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज द सपोजिटरी एंड द डाइल्यूशन अंडर द टंग. तो सपोजिटरी और डाइल्यूशन अंडर द टंग, दिस आर 2 डिफरेंट एक्शन. जनरली आप देखोगे डिसोल्यूशन अंडर टंग का मतलब बीनीथ द टंग. तो टंग के नीचे अगर हम एनाटॉमी की बात करें, सो देयर इज अ मसल विच इज नोन एज लिंगुअल मसल. द लिंगुअल मसल विच इज अटैच एट द बेस ऑफ टंग, सो इट इज नॉट गोइंग टू प्रोट्रूड आउट बैक साइड. तो इसलिए एनाटॉमी के हिसाब से अगर हम देखें, तो वहां पे लिंगुअल मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, और वहां पे नर्व है. तो वो जो पर्टिकुलर टंग का एरिया है, वहां पे हमें जो एक्शन है ड्रग का वो काफी फास्ट देखने को मिलेगा. तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था ऑल्फेक्शन में, कि अगर कोई इमरजेंसी है, एक्यूट इलनेस है, या कोई डीप अनकॉन्शियस है, या अगर आप सीवीएस की बात करो, कार्डियक अरेस्ट है, तो एमआई है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो इस कंडीशन में हम बीनीथ द टंग जो है मेडिसिन को देते हैं, so that it is easily absorb and act very fast through this nervous system, afferent and efferent nerves के थ्रू. तो इसलिए ये जो है आपको कंजम्पशन ऑफ ड्रग में काफी ज्यादा जो है डिटेल में आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मेसी इन जनरल की, तो ऐसे कई सारे रूट ऑफ कंजम्पशन है, जैसे इंट्रापेरिटोनियल है, इंट्रावीनस है, या पर वजाइनल, पर एनल.
So these are the different routes of consumption of drug. ठीक है, but as per the homeopathic pharmacy, we are generally concerned with only inhalation olfactory route, the oral route, sublingual and the skin. तो ये जो रूट्स है ये हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी के हिसाब से हम इसको रिकमेंड करते हैं। अब अगर आप देखिए, अगर हम बात करें इसमें टाइप्स ऑफ ड्रग, सो जनरली ड्रग जो है उसके एक्शन पे कई सारे क्लासिफिकेशन दिए गए एज पर द मॉडर्न फार्माकोलॉजी और इंडियन मेडिसिन। तो सबसे पहला है इसमें डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मतलब होता है कि वो दवाई जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे जो इम्पल्सस ट्रांसमिशन है उसको स्लो डाउन कर दे। यानी ये वो एक्शन होता है ड्रग का जिसके थ्रू हमारा जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है बिटवीन द नर्व टू नर्व, वन नर्व टू अनदर नर्व, तो वहां पे वो जो एक्शन है वो स्लो डाउन किया जाता है। दिस इज बाय द ड्रग एक्शन। ओके, तो इसलिए हमने इसको बोला है डिप्रेशन। अब ये आप किस में इस्तेमाल करोगे? वो पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, मेंटली रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा उनको एंशियस या फोबिया, फियर, फ्राइट, जिसके कारण फिजिकल इलनेस या पर्टिकुलर ग्राउंड पे उनको कोई फिजिकल या कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पर हम इस मेंटल लेवल को सप्रेस करने के लिए या उसको स्लो डाउन करने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बिंग वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर मेडिसिन विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, सो वी हैव सो मेनी मेडिसिन, we have so many remedies which are going to act on the central nervous system. What are the medicine? The medicines are the Nux vomica, Natramur, Thuja, Staphylos aureus, Ignatia myra. These are the medicines which are commonly used for this depression and for this type of activity. जैसे अगर मैं नक्स वोमिका की बात करूं तो जनरली जब हमें रात में कोई पेशेंट है उसको नींद नहीं आ रही है, बिजनेस से रिलेटेड थॉटफुलनेस है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है या बहुत ज्यादा पैशनेट है, सो जनरली वी यूज सर्टेन दिस काइंड ऑफ मेडिसिन विच आर गोइंग टू एक्ट ऑन द सीएनएस। तो ये डिप्रेशन का काम करती है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे हेलुसिनोजेंस, तो हेलुसिनोजेंस वो ड्रग है which are going to act on your all senses. So generally hallucinogen is a psychiatry, it is the psychological disorder जिसमें false perception होता है हमारे सेंस ऑर्गन से। तो हेलुसिनेशन में जैसे अगर आप देखोगे कि रस्सी है पर सांप दिख रहा है, so these are generally the optic hallucination. There are different types of hallucination in the साइकेट्री, इन द मेंटल इलनेस। तो उसी तरीके से ये जो सेंस ऑर्गन है उस पे अलग अलग हमारी मेडिसिन जो है इस पर भी अपना एक्शन शो करती है। या अगर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर स्मेल आ रही है जबकि वहां पे कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, सो इट इज द एरर इन द ऑल्फैक्टरी रूट इन दिस पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पर हमें जो है वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो है उस पर्टिकुलर पेशेंट को उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में देना पड़ता है। जैसे अगर आप बात करोगे होम्योपैथिक मेडिसिन में तो हायोसाइमस है, स्ट्रैमोनियम है, वेरेट्रम एल्बम है, बेलेडोना है, नक्स वोमिका, अगेन कई सारी मेडिसिन है जिसमें आपको हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट में। तो ये सारे जितने भी मेंटल इलनेस है या मेंटल डिसऑर्डर्स है उसमें हमारी मेडिसिन जो है वो पर्टिकुलर स्फीयर पे काम करती है। नाउ द अनदर कैटेगरी इज द स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स अगेन इट इज गोइंग टू एक्ट और इंक्रीज द इम्पल्स ट्रांसमिशन इन बिटवीन द मोर देन वन न्यूरॉन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हमने जब डिप्रेशन की बात करी तो उसमें क्या होता है वो स्लो डाउन हो जाता है एक्शन, but stimulant में generally it is going to speed up and it is going to increase the impulse which is going to transfer in between the two different neurons, so it is going to increase that particular power
and that particular stimulation so that it is going to act on the living entity. तो यहाँ पर आपको स्टिमुलेशन में अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें ओपियम है या कैनबिस इंडिका हो गया, या फिर अगर हम बात करें अगेन नक्स वोमिका, या फिर अगर हम बात करें जितने भी नोजोट्स है या एनिमल ग्रुप की मेडिसिन है, टेरेंटुला है, थेरेडियन है, तो ये जितनी भी मेडिसिन दिस आर जनरली गोइंग टू एक्ट लाइक दिस। तो इसलिए यहाँ पे ये आपको ये मेन 3 कैटेगरी जो है ड्रग के एक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कई सारे क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, जैसे न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको हाइपर एसिडिटी हो गई तो आप एंटासिड लेते हो, तो वो जो बाइकार्बोनेट या जो एंटासिड जो केमिकल कंपाउंड है या जो केमिकल एंटाइटी है, इट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द HCl इन द स्टमक, सो इट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो इसी प्रकार से कई सारे आपको ड्रग के एक्शन देखने को मिल सकते हैं जिसके बेसिस पे आप उनको कैटेगराइज या उनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते इसमें, वही जो हमने अभी आपको समझाया डिप्रेशन क्या है। जनरली इसमें हम एग्जांपल जो है देख सकते, जैसे अल्कोहल, कैनबिस, कीटामाइन, ओपियोइड्स, तो दिस आर द कैटेगरी जो हम डिप्रेशन में जनरली यूज करते हैं। इसके अलावा हेलुसिनोजेंस मैंने आपको बताया, इट इज रिगार्डिंग विद दिस चेंजेस इन अवर सेंस ऑर्गन। तो अगेन इसमें आप जो है कई सारे क्लासिफिकेशन देख सकते हो। तो कीटामाइंस, कैनबिस, पीसीपी, phencyclidine, this is the chemical compound which is commonly used for that hallucinogens. So कई सारी साइकेट्रिक इलनेस में ये पर्टिकुलर जो है केमिकल कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी होम्योपैथी में आप देखोगे तो हमारे पास कई सारी मेडिसिन है विच आर गोइंग टू एक्ट लाइक दैट। स्टिमुलेंट जैसे अभी हमने बात करी, जनरली इसमें ये चीज भी समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। आप जनरली देखोगे हम कई बार ये डिस्कस करते हैं कि अवर पेशेंट previously he's or she is very lean thin, afterward he is very fatty, obese, flabby. So what happened in this time duration? So generally it is because of the changes in the neuroendocrine system. तो एंडोक्राइन जो है वो हमारे शरीर का काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। तो जब हम स्टिमुलेशन की बात करते हैं या स्टिमुलेंट की बात करते हैं, so they are going to act on that particular system. तो जैसे आपने बोला कि आप थायराइड के लिए आप नक्स वोमिका देते हो या फ्रीक्वेंटली थायराइडिनम देते हो, आयोडम देते हो, वॉट एवर मेडिसिन यू आर गोइंग टू गिवन एज पर द पेशेंट फिजिकल एंड द मेंटल्स एंड द पर्टिकुलर, the important thing is that you have to understand that this particular drug compound or the molecule or the chemical entity is going to act on that particular system or that particular viscera or that particular organ, so that it is going to act or reverse back on the physical ground. तो ये चीज आपको समझना काफी जरूरी है। इसलिए आप देखिए, आपने अगर कोई भी केमिकल या कोई भी आप ड्रग या मेडिसिन लेते तो कई बार ऐसा होता है कि या तो हम मोटे हो जाते, या तो हम दुबले हो जाते हैं, या तो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाता है, या तो कभी स्वेटिंग बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें समझना काफी आवश्यक है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो जनरली हम बोलते हैं कि इट इज ओनली द वाइटलिटी, चेंज इन वाइटलिटी, बट सी nowadays we have to also understand the concept of Indian pharmacology or the Indian medicine. Not only this, we have to understand about the anatomy and the physiology of this particular living entity, how it is going to act. आया आपको समझ में? तो यहाँ पे जनरली हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं तो वो जो पर्टिकुलर केमिकल है, वो जो पर्टिकुलर ड्रग है, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, न्यूरो एंडोक्राइन में, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा एंडोक्राइन पाथवे, उसके थ्रू ये हमारा काम होता है। तभी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना,
या फिर पल्स रेट बढ़ना, पल्स रेट का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, एपेटाइट बढ़ जाना, एपेटाइट कम होना, दिस ऑल आर गोइंग टू सीन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं केमिकल कंपाउंड, बिकॉज सिर्फ ड्रग को बोलना इट इज जस्ट लाइक अ पार्शियल। अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो इट इज जस्ट लाइक अ होल केमिकल कंपाउंड। तो इसलिए हम इसको बार बार बोल रहे हैं केमिकल एंटाइटी। तो इसलिए ये आपको सारी चीजें जो है उसमें देखने को मिलेगी। जैसे एनाल्जेसिक्स में आप देख सकते हैं, एनाल्जेसिक जनरली दिस आर एक्ट लाइक अ पेन किलर, दिस ब्लॉक्स द सोडियम पोटेशियम पंप इन द न्यूरॉन, देन देयर इज अ रिड्यूस इन द इंटेंसिटी ऑफ पेन। तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है वो कैसे कम होती है? इट इज बाय अ सर्टेन मेडिसिन लाइक अ बेलेडोना, द ओपियम, द नक्स वोमिका, डायस्कोरिया, लाइकोपोडियम, मैकफॉस, हाइपेरिकम, लेडमपाल, रस्टॉक्स, ये कई सारी मेडिसिन है जिसमें वो पर्टिकुलर कंपाउंड जाके उस पर्टिकुलर सोडियम पोटेशियम पंप पे जाके वहां पे इनहिबिट होता है, जिससे एटीपी एडीपी मॉलिक्यूल जुड़ता नहीं है और अंदर वो ट्रांसमिट नहीं होता है। सो जनरली ये सारी चीजें आपको जो है एनाल्जेसिक्स में देखने को मिलेगी। दिस आर ऑल रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड, और इसलिए हम जो है इसको एज अ पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखोगे बेलाडोना का जो पेन किलर एक्शन है वो ओपियम से काफी अलग है। बेलाडोना एक्यूट इमरजेंसी, सीवियर, वायलेंट, that condition is going to belladonna. ओपियम is generally a very painless, क्योंकि आप जैसे अफीम या आप जो नार्कोटिक ड्रग्स की बात करोगे तो वो तभी ली जाती है when there is a pain, तो वो पेनलेस और सेंसेशन लेस बना देती है बॉडी को। तो उसी तरीके से ये जब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारी बॉडी को सेंसलेस या उसके पेन की इंटेंसिटी को नलीफाई कर देते हैं। नक्स वोमिका में अगर आप बात करोगे तो अगेन देयर इज सम डिफरेंट क्राइटेरिया, देयर इज सम डिफरेंट एस्पेक्ट थ्रू विच इट इज गोइंग टू एक्ट। तो वहां पे आपको अलग अलग एक्शन जो है एनाल्जेसिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो है जनरली एनाल्जेसिक से रिलेटेड है। इसके अलावा जैसे लाइकोपोडियम है, मैकफॉस है, हाइपेरिकम, रस्टॉक्स, लेडमपाल, दिस आर ऑल एज पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। इनहेलेंस में जनरली मैंने आपको बताया थ्रू द ऑल्फैक्टरी रूट, ब्लड स्ट्रीम और द नेजल कैविटी इट इज गोइंग टू एक्ट वेरी फास्ट। सो जनरली इसमें जो हमारे अस्थमेटिक पेशेंट है या फिर हमारे सीओपीडी के पेशेंट है या जिनको पल्मोनरी या जिनको निमोनिया या क्रॉनिक इलनेस है लंग्स में, तो जनरली वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट पेशेंट मे नॉट हैव एनी एक्यूट emergency, acute manifestation in this chronic condition. When it is going to act like that, then it is not going to accept it. तो जनरली हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। volatile solvent generally at the room temperature it is going to convert into the vapor into the gaseous form, then it is going to act on the system of human body. Gases, aerosol spray, nitrites, this all are under this inhalation part. तो ये सभी जो है आपको उस पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इस्तेमाल होते हुए आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारा जब गैस एक्सप्लोजन होता है तो जब वो टॉक्सिक गैस का इनहेलेशन किया जाता है या किसी भी लिविंग एंटाइटी में जब वो एंटर करता है देन इट कॉजेस वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो वहां पर हमें जो है इस ड्रग के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद जनरली आप देखोगे ओपियोइड्स इट इज यूज एज अ पेन किलर फॉर सर्टेन डिसीज कंडीशन एंड सर्टेन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन। सो दीज आर जस्ट लाइक अ डिफरेंट एग्जांपल्स। पार्टी ड्रग्स, अब पार्टी ड्रग्स क्या है, कौन सी कैटेगरी है ड्रग्स की? तो पार्टी ड्रग्स जो है वो एक ग्रुप है स्टिमुलेंट्स और हेलुसिनोजेंस का। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस तो ये हमारे सेंस ऑर्गन में इसका काफी ज्यादा जो है इफेक्ट देखने को मिलता है।
काफी ज्यादा उसका एक्शन देखने को मिलेगा। जनरली ये ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारा सीएनएस स्टिमुलेट हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, और हमारे जितना भी मेटाबॉलिज्म है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बोलो, या बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्शन बोलो, न्यूरो एंडोक्राइन बोलो, वो सभी जो है हाइपर एक्टिव फॉर्म में आए। या फिर हम किसी भी ऑप्टिक या फिर साइकेट्रिक डिसीज की बात करें तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। इसलिए हमने इसको बोला है पार्टी ड्रग्स, बिकॉज दे आर नॉट रिगार्डिंग विथ एनी पर्टिकुलर कंडीशन और एनी पर्टिकुलर थीम, इट इज रिगार्डिंग विथ द होल कंपाउंड और अ ग्रुप। तो इसलिए हमने इसको बोला है पार्टी ड्रग्स। इसके अलावा आप देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जनरली इट इज एज पर द प्रिस्क्रिप्शन बाय अ डॉक्टर, by a physician, by the knowledge, by the symptomatology, by the totality of symptom, by their instructions which is given to the pharmacist, how to use, how to give, what are the doses। तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहलाती है। तो जनरली इट इज द लास्ट पार्ट, जब ड्रग का सिलेक्शन भी हो गया, डोजेस भी सिलेक्ट हो गए, उसके बाद एज पर द फार्मासिस्ट जो है हम उस पर्टिकुलर ड्रग को जो है इस पर्टिकुलर स्पीयर में आप जो है देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए साइको एक्टिव ड्रग्स। तो साइको एक्टिव ड्रग्स आर दोज ड्रग्स जो हमारे फीलिंग, बिहेवियरल चेंजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में जो है अफेक्ट करते। तो जनरली दे आर गोइंग टू चेंज योर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। what they are going to do, they are going to change degree of consciousness on the mental ground. So generally these are the psychoactive drugs. So psychoactive drugs में आप again देखोगे नक्स वोमिका, पल्सेटिला, सोराइनम, थूजा ऑक्सीडेंटलिस। अब आप देखिए ये मेडिसिन कैसे एक्ट करती है। अगर हम फर्स्ट ईयर बीएचएमएस की बात करें तो हम वहां पर बच्चों के साथ जब हम ये पर्टिकुलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते तो हम ये समझाते कि नक्स वोमिका जो है उसका सोर्स क्या है, सबसे पहला एज पर द फार्मेसी किससे बनाई गई है, उसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब हम मटेरिया मेडिका में जंप करते हैं तो हम उसके सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टोमेटोलॉजी कि नक्स वोमिका के कौन से सिम्टम्स है जिसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर मेडिसिन को उस पर्टिकुलर मेंटल कंडीशन में आप इस्तेमाल करोगे। तो वहां पर जैसे आप देख सकते हो रेस्टलेसनेस, नाइट वॉचिंग, डिजायर फॉर वाइन, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आप मटेरिया मेडिका से कोरिलेट करोगे। देन लास्ट ईयर इट कम्स फॉर द रेपर्टरी ग्राउंड। तो अगर आप ये रूब्रिक सिलेक्ट करते हो साइको एक्टिव या पर्टिकुलर ये वर्ड को यूज करोगे तो कौन कौन सी मेडिसिन फिल्टर हो के आ रही है ऑन दैट पर्टिकुलर रूब्रिक, तो आप उससे डील करते हो। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा जब हम एमडी की बात करते हैं तो एमडी में हम लोगों को ये समझना, बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि हमारी ड्रग का एक्शन किस तरीके से होता है, व्हाट इज द फार्माकोलॉजी एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। क्योंकि जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रग मेडिसिन रेमेडी, तो आज जो हमारा बेसिक थीम है वो ड्रग और उसके टाइप्स और उसके एक्शन पे ही रहेगा। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, ड्रग मेडिसिन रेमेडी तीनों कंपेयर करके उसको फिनिश कर देते हैं। बट समवेयर व्हाट हैपन, वी आर नॉट गोइंग टू डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर ड्रग इन डिटेल विच इज टू बी नीडेड नाउ। क्योंकि अभी हमें मेडिसिन पता है, हमें रेमेडी पता है, रेमेडी के टाइप्स पता है, मेडिसिन के टाइप्स पता है, बट जनरली वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट दिस ड्रग एक्शन। So that's why it is very very important to know how they are going to act। यही अगर आप पीएचडी में देखोगे तो जब हम इस ड्रग एक्शन की बात करें तो ड्रग एक्शन कैसे होता है, तो ड्रग एक्शन में जनरली जो वो केमिकल या उसका एक्टिव प्रिंसिपल है हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे स्ट्राइचिनिन या टर्पेनॉइड्स, तो ये उसके मान लो एक्टिव प्रिंसिपल है उस पर्टिकुलर मेडिसिन के।
तो वो जो पर्टिकुलर मेडिसिन या ड्रग कंपाउंड में वो जो एक्टिव प्रिंसिपल है, इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द वेरियस सिस्टम ऑफ लिविंग एंटाइटी। तो वो उस पर्टिकुलर लिविंग एंटाइटी के वेरियस सिस्टम में जाके एक्ट करेगा। किस तरीके से एक्ट करेगा? तो वहां पे देर आर सर्टेन हाइपोथेसिस इन आवर होम्योपैथी। जैसे मैं आपको एक बताना चाहूंगा, वाटर मेमोरी। So what is water memory? Generally, it is recommended as per the hypothetical part that in our ultra high dilutions, our medicine recommend or associate with the water molecule H2O. So when this drug molecule in ultra high dilution, not in mother tincture, when it is associated with the water molecule, so this is the water memory. This water is going to act like a messenger. They are a carrier of that particular medicinal property. When they carry this medicinal property and when they are going to act in the human body, so this is that particular action as per the water memory. Another aspect is the epitaxy phenomena. What does it means? epitaxy phenomena का मतलब है कि हमारी मेडिसिन में अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में या पोटेंटाइजेशन के बाद हमारे इसमें कई सारे बायोमोलिकुलर चेंजेस होते हैं एट लोअर लेवल टू हायर शेल, लोअर शेल टू हायर लेवल। तो ये जो सारे चेंजेस है, इसको हम कई सारे टूल्स, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस, जिसके बारे में हमने स्टैंडर्डाइजेशन में पहले भी कई बार इसके बारे में चर्चा या बात करी है, या क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, या मोर हायर रेजोनेंस टेक्निक, इसके थ्रू हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारे ड्रग्स का साइको एक्टिव, साइकोमोटर एक्शन जो हम बोलते हैं कि वो कैसे उस पर्टिकुलर नर्व पे काम करती है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड द पार्ट टू नो अबाउट दिस। Moving towards next, the synthetic drugs. Now what does it mean? What is synthetic? So generally the synthetic drugs are those drugs which are prepared by the chemical compound, which are prepared by the chemical substances, or they are going to use for a particular disease condition. Clear? तो जनरली अगर मैं होम्योपैथिक फार्मेसी की बात करूं तो हमारे इसमें जो न्यूली एडेड सोर्सेस है उसमें एक सिंथेटिक सोर्स भी आता है, या हम जिसको टॉटोपैथी भी बोलते हैं। तो सिंथेटिक ड्रग्स में हम जनरली जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जो केमिकल नेचर या केमिकल कंपाउंड को यूज किया जाता है, उसी केमिकल कंपाउंड को हमारे होम्योपैथिक फार्माकोपिया के हिसाब से उसको उस पर्टिकुलर ड्रग व्हीकल प्रपोर्शन में कन्वर्ट करके और उसको प्रिपेयर करते और उसका अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके concentrated to ultra high dilution. So this level of conversion will give you a new synthetic form of drugs. तो जनरली जब हम फर्स्ट ईयर में जब हम बच्चों को डील करते जब न्यूली एडेड सोर्सेस के बारे में, तो उसमें आपका ये सिंथेटिक ड्रग्स भी आता है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे इंसुलिन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, आपका पैरासीटामोल हो गया। तो ये जो सारे जो ड्रग्स है जो कि ऑलरेडी मॉडर्न फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके लिए हम जो है इस पर्टिकुलर सिंथेटिक ड्रग का यूज करते हैं। जनरली मैं एक चीज पे आपको हाईलाइट भी करूंगा इसमें कि सिंथेटिक ड्रग्स का एडीआर जो है हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। व्हाट इज एडीआर? एडीआर इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट इज अनवांटेड रिएक्शन which is going to seen on the living entity। यानी जो हम नहीं चाहते हैं वो सिम्टम या वो साइन जो है हमें पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलते हैं, चाहे सेंसेशन हो या पर्टिकुलर हो या फिजियोलॉजी हो। तो जनरली इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सिंथेटिक ड्रग्स होती है उनका हम लो कंसंट्रेशन में, लो पावर में, लेस फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में इस्तेमाल करें। अगर हम ये नहीं ध्यान रखें और हम frequently when we use this synthetic drugs, nowadays what happen, people are not aware about the
what we can say, the nature. They are not going to aware about the cycle of this living being, how it is going to evolve and develop. तो अभी कोई भी ड्रग आप देखो मार्केट में, पैरासीटामोल है या एसी लॉक है, रेनिनटिडीन है, तो वो उसको एकदम चने की तरह, एंड दे आर फ्रीक्वेंटली यूज इट, अपने पर्स में, पॉकेट में, बैग में ढेर सारे पत्ते मिलेंगे आपको. तो दिस आर नॉट अवेयरनेस, इट इज समवेयर अ गैप. तो ये अवेयरनेस होना भी काफी जरूरी है कि हमें किस ड्रग को कितना इस्तेमाल करना है. Generally, when we use the synthetic drugs in a large concentration in the frequent repetition, so this will make a ADR or some unwanted changes, the hyper reactivity, the allergy, the idiosyncrasy, all these types of reaction may be seen on the living entity. तो उसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना काफी जरूरी है कि आप सिंथेटिक ड्रग्स को लो कंसंट्रेशन में, कम रिपीटेशन में अपने पेशेंट को दे. तो यहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. जनरली दिस ड्रग्स आर गोइंग टू एक्ट ऑन योर नर्वस सिस्टम, on your GIT, on your all the system, peripheral nervous system, central nervous system, all type of system, and their action is very very fast. तो इस तरीके से आपको कई सारे ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस और ड्रग्स के बारे में देखने को मिलेगा. कई सारे सोर्सेस है. आप अगर गूगल पे या आप WHO के इसमें, या आप कई सारे बुक्स भी है इंडियन फार्माकोलॉजी की, तो आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं. आप उसमें जाके एक बार उसको अच्छे से पढ़िए कि जो भी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या हमारा होम्योपैथिक क्लासिफिकेशन हो, तो उसमें हमें क्या क्या एक्शन देखने को मिल रहा है. तो हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है. जनरली हम सिर्फ मटेरिया मेडिका की बात करते, हम रेपर्टरी की बात करते, बट वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. आप हमारे होम्योपैथिक ड्रग्स की भी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हमें ये चीज समझना जरूरी है कि हमारे इसमें ड्रग का क्लासिफिकेशन ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट द एक्शन it is going to categorize, either the qualitative aspect or the quantitative aspect. ये काफी important है. As per this pharmacy and the department of homeopathic pharmacy, I am always very thoughtful about this drug classification, the drug and their action, the pharmacodynamic वो ब्रांच है ड्रग की जिसमें हम ड्रग के एक्शन के बारे में बताते हैं. तो आपको ये सारी चीजों के बारे में कंसर्न होना जरूरी है. एट द एंड अगेन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म, so that we all are going to make this unity to explore this type of knowledge in front of others, and to make this big and the huge heterogeneity or the change in our homeopathic fraternity, so that it will give some good outcome. One philosopher says, one thought make the changes in the whole world. That single thought should arise, and it is going to arise when there is a big change. When there is a big change, this thought is going to act, and it is going to modify the whole living or the whole world for the human welfare and for the welfare of this our society, for the nation, and for all over this world. So I'm again very thank you, and again thankful to all the members of this fraternity, and we want to explore more and more in detail. Next time we will study the medicine and the types of medicine, the remedy, the types of medicine. So today it is the end of this part, which is the drug, the types of drug, the action of drug, what are the classification, etc. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया. आपने बहुत ही खूबसूरती से ड्रग्स को आज समझाया है. फर्स्टली पहले आप अपना स्लाइड शेयरिंग ऑफ कर दीजिए. ओके मैडम. और बिल्कुल आपने एक बात ये बताई कि सिंथेटिक ड्रग का एडवर्स
इफेक्ट हमारे बॉडी पे जरूर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसलिए हमें सिंथेटिक ड्रग का यूज बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहिए। और लास्टली जो आपने बताया कि हम लोगों को अवेयरनेस जरूर बताना चाहिए, फैलाना चाहिए कि कैसे क्या हमें किस तरह से मेडिसिन लेना चाहिए और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। काइंडली किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें, या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हमारे पास 7 to 8 मिनट्स टाइम है। किन्हीं को का कोई सवाल है? डॉक्टर राम प्रसाद सर, आपने कुछ कमेंट बॉक्स में डाला है, ड्रग थ्रू द हेयर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर राम प्रवेश सर। यस सर, आप अपने आप को। डॉक्टर भदौरिया जी थैंक यू सर। आते हैं तो नया नया चीज अच्छा ढंग से बताते हैं, बहुत बढ़िया बताए। का टोटल क्या है, लेकिन ड्रग्स, होम्योपैथिक में ड्रग्स किसे, होम्योपैथिक में ड्रग्स किसे कहते हैं? ड्रग्स मेडिसिन, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि यह मेडिसिन है, ड्रग्स है? तो ड्रग्स तो एक, जैसा कि हम हमारा मिलता है कि ड्रग्स को पहचानने का कला हमारे प्राकृतिक में दिया ड्रग्स ना, तो ड्रग्स को और डिफाइन करना होगा। Thank you, sir. Thank you so much, sir. It is हाँ very हाँ great for me that you all are here to listen and to have this change. So again, I am very thankful to all of you, sir. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपका स्टाइल भी बहुत बढ़िया है बोलने का, स्टाइल भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बताए ड्रग्स के बारे में। जैसा कि हम अपना जो है कि ड्रग्स को इसमें विजिबल सब्सटेंस है, इसको हम आंख से देख सके, इसको नाक से सुन सके, इसको चख के बता सके, है ना? इसको नेम ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स हमारा जैसा, जैसे ड्रग्स जैसे हमारा क्यू पोटेंशियल, क्यूएच पोटेंशियल है, ये सब ड्रग्स के सकते हैं। और 30 है, 200 है, या डायनेमिक पोटेंशियल है, तो या जो है मेडिसिन का, तो ड्रग्स ऑलवेज पैलिएटिव, ड्रग्स जो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट करता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करता है, लेकिन मेडिसिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्यूरेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट, हमारा ही कहना। चलिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Thank you so much, sir. डॉक्टर सिंह, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आपने इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर रहे थे, लग रहा था हम लोग, फीलिंग लाइक हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं। हाँ, एक लेक्चर, अच्छा सा लेक्चर हम लोग ले रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छे, मतलब इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके आप बता रहे थे। एक ही बार मतलब आपके ये साउंड भी ना बहुत ज्यादा एकदम लाउड हो रहे हैं, फिर लो हो रहे हैं, मतलब ये लग रहा है बिल्कुल वो क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही थी। Madam, it is very great for me, ma'am. And again, I am very, very thankful to all of you and to make me the just like a family member with you all. So it is very, very important for me, ma'am. Very important. और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ कहना चाहेंगे?
सर एक और भी है डॉक्टर, रेडमी 9 प्रो मैक्स। अब आपने अपना नाम तो सर मेंशन नहीं किया है, बट आप एवरीडे आते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप म्यूटेड है, काइंडली अनम्यूट कर ले। Just a minute. Dr. Rama Devi, you want to say something? Dr. Manish Azad, you are here. Yes, Reverend. Dr. Manish, you want to say? You're muted, doctor. जी मैम, जी सर, जी सर। पहली बात तो है कि प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह बहुत अच्छा था। सूरज सर हमेशा ही अच्छा बताते हैं और आज भी उसी तरीके से बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने, और सब कुछ काफी अच्छे तरीके से समझा दिया। तो सीरियसली मतलब टॉपिक जितना हर बार ही सर फार्मेसी का टॉपिक लेके एंड उस हिसाब से बहुत ही अच्छा समझाया सर ने। तो सबसे पहले तो थैंक यू इस तरीके से समझाने के लिए और ऐसे हमारे साथ IFPH के साथ बने रहने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग सर, जो आप ऑल्फैक्शन वाला बता रहे थे, मैंने वो तरीका यूज किया है। एंड हाँ, सीरियसली मतलब कई बहुत बहुत सारे केसेस में जहाँ पे हम पेशेंट को खिला नहीं सकते, वहाँ रबिंग और ऑल्फैक्शन का मेथड बहुत ही यूजफुल रहा है। इवन कोविड के पेशेंट में, जहाँ पे कोविड में पेशेंट एडमिट रहते थे, वहाँ पे ये तरीका बहुत यूजफुल रहा हम लोगों के लिए। तो सीरियसली मतलब ये क्लास कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया दे गया बहुत सारे पुराने केसेस के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. सर आप हेयर ट्रांसमिशन के बारे में कितना जानते हैं? Sir, it is very, sir, as per this pharmacy, when we concern about the scientific background, so this is again not just like on that base कि मैं उस पे कुछ कमेंट करूँ आपको, क्योंकि सर हम जब बात करते हैं वाइटलिटी की, तो जैसे हम बोलते हैं तथ्य और अतथ्य, द रीजन एंड अनरीजनेबल ग्राउंड। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं विच इज स्टिल नॉट नोन बाय अ साइंस। जैसे अगर आप बोलोगे कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है भगवान का, तो इट इज नॉट लाइक जस्टिफाइबल, बट यस we can feel the effect of that particular source or the energy in the temples in so many places. तो अभी इसके बारे में मैं आपको अच्छे से कोई स्टेटमेंट नहीं पास कर सकता एज पर द साइंटिफिक बैकग्राउंड। स्टिल आई एम जस्ट ऑन दिस प्रोसेस, इट इज जस्ट मे बी द hypothetical part from my side, but yes it is going to act। तो वहां पर थोड़ा सा हमारा स्टिल अंडर प्रोसेस रहेगा सर। मनीष जी, आप हेयर ट्रांसमिशन के बारे में जानते हैं क्या? जी सर, आप जिस हिसाब से मतलब आई डोंट नो आप मुझे पहचान रहे हैं या नहीं, बट आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे पापा हेयर ट्रांसमिशन ही प्रैक्टिस करते हैं। और अच्छा, क्योंकि अब अच्छा। मेरी एज 30 इयर्स है, तो मैंने तो मेरे बचपन से हेयर ट्रांसमिशन ही देखा है। आपका तो बनारस में डॉक्टर असमनी हेयर ट्रांसमिशन ही करता है ना? जी सर, जी सर, मेरा बिल्कुल। क्लास तो मैंने तो मेरे फेलो है। बचपन से ही देखा है। जी सर, मैं नहीं, जानता हूँ, मैं पहचान रहा हूँ आपको सर। चलिए Now चलिए। it's time over. Thank you डॉक्टर सूरज सिंह, ऐसे ही थैंक यू आते सो रहिए, मच, थैंक यू ऐसे ही सो आते मच। रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब ये मंच मैं डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।